अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष अब साख बचाने की जंग बन चुका है। होर्मुज में अमेरिकी नाकेबंदी से खफा ईरान हर दांव पेच अपना रहा है। इजराइल से ईरान में शुरू हुई ये जंग अब वैश्विक संकट बनकर उभर रही है। दुनिया भर के लगभग सभी देश मिडिल ईस्ट युद्ध से प्रभावित हैं। भारत में इसका काफी असर पड़ रहा है, जो अब साफ साफ दिखने लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक संकट के बीच देशवासियों से यह अपील कर रहे हैं, तो वहीं कुछ सख्त एक्शन भी लिए जा रहे हैं। पहले सोना न खरीदने की अपील की, उसके बाद इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी और अब चांदी आयात के लिए लाइसेंस जरूरी कर दिया। आज इसी पर होगी चर्चा। कुछ खास मेहमान हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये आपके लिए थोड़ी सी बुरी खबर है, क्योंकि आप सोना चांदी नहीं खरीद पाएंगे। अगर खरीदेंगे, विदेश से लाएंगे भी, तो उसमें आपको ज़्यादा पैसा चुकाना पड़ेगा। हालांकि पीएम मोदी ने पहले ही अपील कर दी है कि कम से कम 1 साल तक सोना चांदी और बाकी अन्य चीज़ों से थोड़ा दूर रहें। मिडिल ईस्ट में जो हालात बने हुए हैं, जो जंग की स्थिति पिछले कई दिनों से बनी हुई है, उससे इस वक्त पूरे विश्व में प्रभाव देखने को मिल रहा है, यानी इसका वैश्विक प्रभाव देखने को मिल रहा है, जो आने वाले दिनों में बहुत घातक परिणाम लेकर आ सकते हैं। हालांकि अभी से धीरे धीरे ये दिखना शुरू हो गया है, न सिर्फ भारत में बल्कि भारत के साथ साथ कई देशों में इसका डायरेक्ट इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। अब सोना चांदी को लेकर सरकार पूरी तरह से सख्त हो चुकी है। सरकार ने जो कस्टम ड्यूटी है उसको बढ़ा दिया है। खास तौर पर चांदी को लेकर कुछ नए नियम भी सामने आए हैं, और जब पहले सोना चांदी पर 6% आप कस्टम ड्यूटी देते थे, अब उसको बढ़ा दिया है, इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा दिया है और अब इसको 15% कर दिया है, यानी 6 से 15% इतना भुगतान आपको करना होगा। सिल्वर बार और पाउडर जो पहले फ्री में आप ला सकते थे, लेकिन अब आपको रिस्ट्रिक्टेड होगा, सरकारी मंजूरी जरूरी है। बिना सरकार के लाइसेंस के आप चांदी या सिल्वर बार और पाउडर जो है वो नहीं ला सकते, इस पर भी पाबंदी लगा दी गई है। इसके साथ साथ एडवांस ऑथराइजेशन यानी सोना, कोई तय सीमा नहीं थी पहले पुराने नियम के तहत, लेकिन अब इसे बदला गया है और 100 किलोग्राम लिमिट एक लाइसेंस पर, यानी अगर आप एक लाइसेंस बनाते हैं या सरकार से आप इसकी अनुमति लेते हैं, तो आपको मात्र 100 केजी लिमिट पर ही ये मिल पाएगा। पहले आपके पास कोई सीमा नहीं थी, आप जितना मर्जी है उतना ला सकते थे। इसके साथ साथ नए एक्सपोर्ट सीधे अप्रूवल मिलता था पहले जब आप एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन अब फैक्ट्री की फिजिकल जांच अनिवार्य होगी, उसके बाद ही उसको लाया जाएगा। तो ये तमाम चीजें हैं जो वैश्विक संकट के मद्देनजर रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी की एक अपील के बाद ये तमाम चीजें देश में अपनाई जा रही हैं और कई लोग इसका पालन भी कर रहे हैं। खास तौर पर सोना चांदी हो, इसके साथ साथ पेट्रोल डीजल हो या गैस हो, उन सब चीज़ों पर भी पीएम मोदी ने एक बहुत ही बड़ी अपील की थी कुछ दिन पहले और कहा था कि इन पर थोड़ा सा आप कटौती कीजिए, अपनी जिम्मेदारी समझिए, अपने देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझिए और इसका इस्तेमाल करना कम शुरू कीजिए, ताकि हम धीरे धीरे बूंद बूंद से सागर को भर सकें और जो भी रिसोर्सेज, जिन जिन रिसोर्सेज पे हम सबसे ज़्यादा विदेशों पर निर्भर हैं, कम से कम उनको बचाया जा सके, उनको कम इस्तेमाल में लाया जा सके। सोना चांदी के साथ साथ गैस, पेट्रोल, डीजल, जो हम ज़्यादातर भारत जो है वो बाहरी देशों पर निर्भर है, उसमें कुछ मिडिल ईस्ट के देश भी हैं, बाकी अन्य देश भी हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसको लेकर अभी बहुत गहरा संकट देखना अभी से शुरू हो गया है। हो सकता है आने वाले दिनों में ये तमाम चीज़ें या ये तमाम पाबंदियाँ और बढ़ाई जा सकती हैं। तो एक तरफ जहां सोना चांदी को लेकर भारत में फिलहाल इस वक्त चर्चा चल रही है, तो दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से तनाव देखने को मिल सकता है। अमेरिका, ईरान एक बार फिर से आमने सामने आ सकते हैं। इसी पर आज चर्चा करेंगे और मैं सीधे अपने मेहमानों का रुख करना चाहूँगा। चर्चा शुरू करेंगे। यूके देवनाथ जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और बहुत बहुत स्वागत यूके देवनाथ जी, समय देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। इनके साथ साथ एक और मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीए अजय गिल जी हैं, अर्थशास्त्री के तौर पर। बहुत बहुत स्वागत आपका अजय जी, आपका भी, और जुड़ने के लिए हमारे साथ बहुत धन्यवाद, इसके लिए समय आपने दिया। पहले मैं यूके देवनाथ जी आपसे शुरू करूंगा, क्योंकि हालात काफ़ी तनावपूर्ण हैं अभी भी मिडिल ईस्ट में, और अब जबकि चीन दौरे पर राष्ट्रपति ट्रंप पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद अब वापस लौटे हैं, हो सकते एक नई नीति फिर से तैयार होगी। लेकिन जिस तरह से एक दूसरे को धमकियां ईरान और अमेरिका के बीच दी जा रही हैं, उससे ये साफ और स्पष्ट नजर आ रहा है कि आने वाले दिनों में और सैन्य संघर्ष नजर आ सकता है।
हाँ शीतल, तनाव बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। हम्म। चीन से वापस आने के बाद जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप अप्रत्याशित बयान दे रहे हैं, हम्म। कुछ बयान तो इतने ज्यादा अशांति फैलाने वाले बयान हैं, हम्म। जो कि आमतौर पर एक देश के नेता को नहीं देना चाहिए। हम्म। अमेरिका ने इसी के साथ साथ अपनी जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको उत्तरी अरब सागर में एक्टिवेट कर दिया है। हम्म। एक और एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका का जो है वो भूमध्य सागर में आ रहा है। तो अमेरिका आस्ते आस्ते ईरान के ऊपर यह दबाव डाल रहा है कि ईरान या तो समझौतों पर आंख बंद करके साइन कर दे, या हम्म। अमेरिका कम से कम इतना दबाव डालना चाहता है कि ईरान बातचीत करने के लिए तैयार हो जाए। हम्म। तो इसराइल में क्या हो रहा है, इसराइल में भी इसी बीच कुछ ऐसी ही तैयारियां हो रही हैं। सूत्र ये बता रहे हैं कि इसराइल की एयरफोर्स के जो F-35 विमान हैं, जो कि आमतौर पर बिना लॉन्ग रेंज ड्रॉप टैंक के उड़ते थे, हम्म। अब उनमें लॉन्ग रेंज ड्रॉप टैंक लगा दिए गए हैं। हम्म। ये समझना पड़ेगा कि ड्रॉप टैंक जब F-35 बिना ड्रॉप टैंक के उड़ते हैं तो बिल्कुल वह सर। करीबन 1,000 किलोमीटर जाके वापस आ सकते हैं। लेकिन अब जब इजरायली एयरफोर्स के जो F-35 हैं, अगर वो ड्रॉप टैंक के साथ उड़ रहे हैं, उसका मतलब ये है कि हाँ। 2,000 किलोमीटर जाना, यानी ईरान तक जाना और हम्म। वापस आना, इस तरह की मिशन की वो तैयारी कर रहे हैं। हम्म। लेकिन शीतल, अभी भी शायद डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर दुनिया भर से दबाव है, हम्म। और उनके रिपब्लिकन पार्टी का भी दबाव है कि वह फिलहाल इस युद्ध को ना चालू करें। हम्म। जी शीतल। बिल्कुल, मैं आपके पास फिर से लौटूंगा। अजय जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, अर्थशास्त्री हैं। मैं सीधे आपसे यही सवाल पूछूंगा, जो पश्चिम एशिया में हो रहा है या ईरान और अमेरिका में जो भी देखने को मिल रहा है, इस तनाव का जो असर है खासतौर पर भारत की आर्थिक सुरक्षा पर, वो कितना देखने को मिल सकता है? और चूंकि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कुछ दिन पहले अपील की है और कुछ चीज़ों को लेकर देशवासियों से आग्रह किया है कि आप आगे आइए और देश की सुरक्षा के लिए या देश के संसाधनों की सुरक्षा के लिए कम से कम एक कदम उठाइए। जी, आपने बिल्कुल सही बताया कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है लोगों को कि अपनी जो संसाधनों का सीमित उपयोग करते हुए हमारे अपने फॉरेन करेंसी रिजर्व्स को हमें हम्म। बचाना है। क्योंकि ये जो अभी हमारे रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने बताया है कि ये लग भी रहा है कि ये युद्ध अभी जो है लंबा चलेगा। बिल्कुल। और उस युद्ध में जब लंबा चलेगा तो हमारे को कहीं ना कहीं ये दिक्कत, जो क्योंकि हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स जो है सारा जो है फॉरेन करेंसी में US डॉलर में जो ट्रेड होता है, हाँ। तो इससे हमारा फॉरेन करेंसी रिजर्व जो है रिड्यूस हो रहा है। तो बिल्कुल। इस कदम में आप देखोगे 2 दिन पहले 3 रुपए डीजल का रेट भी बढ़ाया गया है। हम्म। और कल DGFT की नोटिफिकेशन नंबर 63 के तहत जो है गोल्ड सिल्वर को रिस्ट्रिक्ट भी किया गया है, उसको फ्री ट्रेड से निकाल के रिस्ट्रिक्टेड में डाला गया है। तो उसका एक इम्पैक्ट हमें डेफिनेटली देखने को मिलेगा कि डिमांड कहीं ना कहीं इसकी जब प्राइस बढ़ेगा तो इंडिया में कम होगी, और हमारे फॉरेन करेंसी रिजर्व्स जो हैं कहीं ना कहीं जो बिल्कुल। डिप्रिशिएट हो रहे थे, तो एक उम्मीद है कि वो कहीं स्टेबलाइज हो गए। और जो रुपये हमारा डाउन जा रहा है, लाइफ हाँ। हाई उन्होंने लास्ट फ्राइडे को लाइफ हाई लो गया है, हम्म। 96 को क्रॉस कर गया है। तो उम्मीद है कि ये कुछ मेजर्स अभी गवर्नमेंट ने लिए हैं, और आगे भी इसमें जो है मेजर्स, उम्मीद है कि धीरे धीरे जैसे जैसे चीजें हम्म। बदली जाएंगी उसके अकॉर्डिंगली वो डिसीजंस लिए जाएंगे। बिल्कुल, फिर से आऊँगा आपके पास अजय जी। बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं, लेकिन ये जो इस वक्त पूरा मामला बन रहा है, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, क्या भारत पहले से भांप गया था कि आगे आने वाले समय में और घातक परिणाम हमें भुगतने पड़ सकते हैं, न सिर्फ भारत को बल्कि पूरे विश्व को? लेकिन क्या भारत ने बहुत जल्दी इस चीज़ को भांप लिया और तैयारियां शुरू कर दी अभी से? हाँ शीतल जी, सबसे अच्छी बात यह है कि भारत ने बहुत पहले, हम्म। यानी 1 मार्च के पहले से ही इस आने वाले तनाव भरे माहौल को भांप लिया था। हम्म। और हमने हमारा जो पेट्रोलियम, डीजल हम्म। और कच्चे तेल का भंडार है उसको बढ़ा लिया था। हम्म। हम जब 1 मार्च को यह युद्ध आरंभ हुआ, बिल्कुल। उस वक्त हमारे पास 74 दिन का रिजर्व था, हाँ। कच्चे तेल का, पेट्रोल डीजल का। तो इसकी वजह से भारत पर इतना ज्यादा आप देखें फर्क नहीं पड़ा है। हम्म। इसके साथ ही हमारे अर्थशास्त्रियों को के साथ बात करने के बाद यह तय किया गया है कि आम आदमी के लिए पेट्रोल डीजल के दाम
1 मार्च को नहीं बढ़ाए जाएंगे। मार्च का महीना हमने पेट्रोल डीजल के दाम को बढ़ाया नहीं, हाँ। अप्रैल में भी नहीं बढ़ाया, मई में भी अभी तक भारत सरकार ने पेट्रोल डीजल का दाम होल्ड करके रखा हुआ था। बिल्कुल। हाँ, जाहिर बात है कि ऑयल कंपनीज ने कहा कि उनको हर रोज 1,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है इस वजह से, लेकिन भारत सरकार के पास दूसरे तरह के तरीके हैं जिससे कि वो ऑयल कंपनीज को ये जो हर रोज 1,000 करोड़ का नुकसान हो रहा था उसकी भरपाई कर सके। अब भविष्य के लिए हमें फॉरेन एक्सचेंज की दरकार है। हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इस युद्ध के शुरू होने के पहले 740 बिलियन डॉलर तक आ गया था, जो कि अब पिछले 2 महीने में थोड़ा सा कम हो गया है, 690 बिलियन डॉलर आ गया है। लेकिन शीतल जी, हम अभी भी दुनिया में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अगर देखा जाए तो हमारे पास एडुकेट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व और गोल्ड रिजर्व भी भारत सरकार के पास है, तो चिंता की बात नहीं है। आप देखिए, पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ाए गए हैं 3-3 रुपए बढ़ाए गए हैं, जबकि हमारे आसपास अगर हम दूसरे देशों को देखें, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यांमार और तो और मलेशिया, सिंगापुर, इन सब देशों में पेट्रोल डीजल के दाम जो हैं 30% से लेके 40% तक बढ़ चुके हैं। तो अभी हाँ ठीक है, गैस की थोड़ी कमी है, सीएनजी के प्राइस में थोड़ा इजाफा किया गया है, 1 कदम में 2 कदम में, लेकिन देश की जनता को समझ कर अपने पेट्रोल डीजल के कंजम्पशन को कम करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। अजय जी, एक देश का मुखिया, एक देश का नेता जब अपील करता है तो जाहिर सी बात है इस अपील के बहुत बड़े मायने होते हैं। सोना चांदी हो, पेट्रोल डीजल हो, इस सब की चर्चा इस वक्त आम लोगों में बहुत बड़े पैमाने पर हो रही है, लेकिन इसके अलावा भी कौन कौन से सेक्टर्स हैं, कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर हमें आगे सावधानी बरतनी चाहिए या होगी? जी देखिए, सोना चांदी, क्रूड, ये तो बहुत बेसिक चीजें हैं जिनके ऊपर गवर्नमेंट भी कुछ रिस्ट्रिक्शन जो है अपनी तरफ से लगा रही है, कुछ हिदायतें दे रही है। इसके अलावा हमारे पास एज एन ह्यूमन बीइंग, एज एन बिजनेसमैन या एज एन सिटीजन ऑफ द कंपनी, ऑफ द कंट्री, वी हैव ऑप्शन कि हम कार पूलिंग यूज करें, हम वर्चुअल मीटिंग्स के थ्रू काम करें, हम जो है अपना जो एक गैस, रसोई गैस का कम से कम यूज करने की, वेस्टेज को बचाने की कोशिश करें, ऐसे खाद्य पदार्थों को इस्तेमाल करें जिसमें कि रसोई गैस का जो है कम इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरीके के काफी जो है उपाय हैं। ज्वेलरी एक सबसे बढ़िया उपाय, इन्वेस्टमेंट के तौर पे जो हम ज्वेलरी को यूज करते हैं, मेरा मानना है कि उसको कुछ टाइम के लिए हमें रोकना चाहिए। ठीक है, गैस है, उनको हम थोड़ा सा लिमिटेड ही वो कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट के तौर पे हमें गोल्ड और सिल्वर से बचना चाहिए। काफी अच्छे अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, हमें उसकी तरफ देखना चाहिए, और ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से जो इन्फ्लेशन को बीट कर पाए। आप गोल्ड है कि स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट हो सकता है, आपको इम्पैक्ट मिल जाए, कुछ शॉर्ट टर्म बेनिफिट मिल जाए, लेकिन वो प्राइस सस्टेन नहीं करेंगे तो वो डाउन भी आ जाते हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था जब गोल्ड ने पीक किया था, तो उसके नेक्स्ट 2 डेज के अंदर ये आपका 20% फॉल आ गया, 10 से 20% फॉल आया था। तो ये कुछ मेजर्स हैं जो कि हमें डेफिनेटली लुक फॉर करना चाहिए, और कुछ नए जो अपनी तरह से इनिशिएटिव्स जो हमें लिए जाने चाहिए, लेने चाहिए, ताकि ये अगर स्थिति बिगड़ती है तो हमारे को ड्रास्टिक इम्पैक्ट ना आए इन चीजों का। ठीक है, मैं फिर से आऊंगा। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, अगर तेल सप्लाई बाधित होती है और जंग शुरू हो जाता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में और तनाव बढ़ जाता है, तो इससे जो भारत की विदेशी मुद्रा भंडार है इस पर कितना असर पड़ेगा, कितना प्रभाव पड़ेगा सर? शीतल, देखो, कुछ तो ऐसे देश हैं जो कि शायद हमें रूपी ट्रेड पर या भारत के टर्म्स एंड कंडीशंस पर कच्चा तेल दे देते हैं। रूस के साथ हम हमेशा कोशिश करके रूपी, रूबल या कमोडिटी एक्सचेंज के बेसिस पर कच्चा तेल आयात कर लेते हैं। ईरान भी बीच बीच में, जब ईरान के साथ हमारे संबंध अच्छे रहे हैं, बिल्कुल, और जब भी हम ईरान से कच्चा तेल आयात करते थे तो हर बार हमें डॉलर, यूरो से पेमेंट नहीं करना पड़ा। ईरान जो है रूपी टर्म नहीं तो चाइनीज करेंसी युआन में भी पेमेंट मान जाता था, रशियन करेंसी रूबल में भी पेमेंट के लिए मान जाता था। देखिए, जहां तक विदेशी मुद्रा का भंडार है, हमारे पास विदेशी मुद्रा का जो भंडार है बहुत स्वस्थ पोजीशन में, हेल्दी पोजीशन में है। ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। हम जो अपनी
ट्रेड के लिए जो रॉ मटेरियल मंगाते हैं या मेडिसिन, क्रिटिकल मेडिसिन बाहर से मंगाते हैं, बिल्कुल। उसके लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में विदेशी मुद्रा का भंडार है। जो रिमिटेंस आती है गल्फ कंट्रीज से, वो अभी भी बड़ी ऊंची तादाद पे आ रही है। सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो एक्सपोर्ट सेक्टर है वो एक हेल्दी तरीके से काम कर रहा है। हाँ, गल्फ कंट्रीज को जो हमारा एक्सपोर्ट होता था थोड़ी सी कमी आई है, लेकिन भारत ने अफ्रीका के दूसरे मार्केट, साउथ ईस्ट एशिया के दूसरे मार्केट में एग्रेसिव मार्केटिंग करके उसकी भरपाई कर ली है। बिल्कुल। तो विदेशी मुद्रा की चिंता नहीं है, सिर्फ है कि लग्जरियस पर्पज से जो हम विदेशी मुद्रा खर्च करते थे, ऐशो आराम के लिए जो विदेशी मुद्रा खर्च करते थे, हाँ। उस पर थोड़ा सा कंट्रोल, जैसे विदेशों का मोदी जी ने सही कहा कि अगले 1 साल के लिए हमें विदेशों में जो हमारा भ्रमण है उसको थोड़ा कर्व करना चाहिए। लेकिन देखिए, जैसे हमारे बच्चे विदेशों में पढ़ने जाते हैं, ठीक है। उसके लिए विदेशी मुद्रा की कोई कमी नहीं है। ठीक है जी, ठीक है, मैं फिर से आऊँगा आपके पास। हमारे साथ लगातार अजय गिल जी भी बने हुए हैं। अजय जी, कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं और मैं चाहूँगा कि टेक्निकली थोड़ा लोगों को समझ आए। सोना चांदी पर जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो 6% से बढ़ाकर 15% कर दी है। सिल्वर बार और पाउडर जो है, जो फ्री आता था पुराने नियम के तहत, अब इसे रिस्ट्रिक्टेड कर दिया है और सरकार की मंजूरी ज़रूरी कर दी है, उस पर लाइसेंस होना चाहिए। इसके अलावा एडवांस ऑथराइजेशन सोना जो कैटेगरी में है, कोई तय सीमा नहीं थी, अब मात्र 100 केजी जो लिमिट है एक लाइसेंस पर आ सकती है। ये भी सरकार ने कुछ नियम बदले हुए हैं। इसके साथ साथ जो नए एक्सपोर्ट्स हैं, सीधे अप्रूवल मिलता था लेकिन अब फैक्ट्री की फिजिकल जांच अनिवार्य है। ये तमाम जो चीज़ें बदली हैं या इन नियमों में बदलाव हुआ है, इससे ग्राउंड पर क्या बदलाव देखने को मिलेगा और क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी सर? जी देखिए, जो भी सरकार कुछ स्टेप लेती है तो उसके इम्पैक्ट डेफिनेटली हमें देखने को नजर आते हैं। अब जैसे आपने इंपोर्ट ड्यूटी का जिक्र किया कि 6% से 15% किया है, तो ये 9% का जो एक इजाफा हुआ है इंपोर्ट ड्यूटी में, उससे आप का जो है प्राइस बढ़ेगा। प्राइस बढ़ता है तो आपकी डिमांड डेफिनेटली, जो एक प्रिंसिपल है कि प्राइस अब अगर हाई होगा तो डिमांड रिड्यूस होगी। हाँ। तो उससे लोग डिस्करेज होते हैं कि इन्वेस्टमेंट के तौर पे या उसको नहीं परचेज करेंगे, उसके अल्टरनेट देख सकते हैं। दूसरा, अभी जैसे कल जो नोटिफिकेशन आया उसमें आपने बताया कि उसमें रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है। पहले फ्री था, उसमें रिस्ट्रिक्शन कर दिया है। तो अब उसमें आपको जब इंपोर्ट करोगे तो आपको लाइसेंस के थ्रू लेके आना पड़ेगा और उसकी भी लिमिट है कि 100 केजी आप लेके आओगे। उसके साथ आपको उसका पर्पस भी बताना पड़ेगा कि ये पर्पस क्या, मैं इन्वेस्टमेंट के लिए लेके आ रहा हूँ या मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करूंगा। तो अगर वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए लेके आ रहा है, इंपोर्ट करेगा, उसको वैल्यू एडिशन करके सेल आउट करेगा ज्वेलरी बना के या कोई और प्रोडक्ट्स, आपके सोलर इक्विपमेंट्स वगैरह में अगर यूज होगा, और वो हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हम एक तरफ से फॉरेन करेंसी खर्च कर रहे हैं लेकिन फॉरेन करेंसी अर्न भी करेंगे। तो उनमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वो आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, अपनी नीड बतानी पड़ेगी, यूज केस बताना पड़ेगा और आपको उसका कंप्लायंस करना पड़ेगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा आपको वो सर्टिफाइड कि जो पर्पस के लिए आपने चांदी मंगवाया था उसी पर्पस के लिए यूज करके आप उसको यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कंप्लायंस बर्डन बढ़ाया है कि ऐसा ना हो कि स्पेकुलेटिव नेचर करा जाए कि लोग आज लेके आएंगे 6 महीने तक उसको कंज्यूम नहीं करेंगे, तो वो इंपोर्ट ड्यूटी का गवर्नमेंट को भी लॉस हो रहा है और जो है फॉरेन करेंसी का भी लॉस हो रहा है। तो ये जो मेजर्स हैं इनका ये डायरेक्ट मेजर्स है जो कि जैसे ही इंप्लीमेंट होते हैं उसका आपको इम्पैक्ट डेफिनेटली उसी दिन नजर आना लग जाता है। कुछ इनडायरेक्ट मेजर्स भी हैं, जैसे भाई आपको नए लाइसेंस लेना है तो पहले ऑटो अप्रूवल पे था कि आपने ऑनलाइन अप्लाई किया और आपको लाइसेंस मिल जाता था। लेकिन अब उसमें क्या है, आपका पहले वेरिफिकेशन होगा, आपकी जेन्युइननेस चेक करी जाएगी कि आप जो काम कर रहे हैं, कि ये नहीं है कि सिर्फ एक स्पेकुलेटिव पर्पस के लिए आप ड्यूटी फ्री प्रोडक्ट चांदी लेके आ रहे हैं और उसको आप इंडियन मार्केट्स में कंज्यूम कर रहे हैं। तो वो उससे इनडायरेक्टली भी एक रिस्ट्रिक्शन लगता है और एक स्लो प्रोसेस भी स्लो होगा। जब अप्रूवल का प्रोसेस जब भी आया जाता है, कंप्लायंस बर्डन बढ़ाया जाता है, तो जो ऑटोमेटिक एक बैरियर लग जाता है, स्पीड कम हो जाती है आपके इंपोर्ट्स की, उसको आगे प्रोसेस होने में। तो ये इनडायरेक्ट बैरियर लगाए हैं, इसका भी आप देखोगे तो अगले 1-1.5 महीने में इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। समय इतना ही है। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय के लिए। सीए अजय गिल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया और हमारे साथ जुड़े। लेकिन जब युद्ध होते हैं तो आपने सुना होगा कि सैन्य सुरक्षा बहुत ज़रूरी है।
युद्ध होने के बाद खलबली होती है, सभी देश हथियारों को बढ़ाते हैं, उसके बाद अपनी सैन्य सुरक्षा को मजबूत करते हैं, लेकिन उसके पीछे एक और सुरक्षा होती है, वो आर्थिक सुरक्षा होती है। और अभी जब मिडिल ईस्ट में युद्ध हुआ या तनाव हुआ, उसके बाद अब पूरी दुनिया में जो आर्थिक संतुलन है वो बिगड़ने की कगार पर है और उसे सुधारने के लिए हर देश एक कोई ना कोई प्रयास कर रहा है।